20 लेसन नंबर 20 पे हमने एक आध दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उसी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ देम कि आप लोग जो आ रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट कि आप अच्छी तरह से देखो उसको और आपके फ्रेंड्स को भी एनकरेज करोगे, जो कि मैं आई एम गोइंग टू ड्राफ्ट वन मैसेज एंड आई विल अपडेट ऑन ग्रुप। सो दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सेकंड मॉड्यूल, दे नीड टू सी ऑल दिस लेक्चर्स। उनको ये लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके कॉन्टैक्ट में जो भी रहे, जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं या मॉड्यूल 2 देने वाले हैं, तो उनको प्लीज़ इंसिस्ट करना कि इन लेक्चर्स को मिस ना करें। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा वीडियो म्यूट करता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से लिख पाऊँ। कल कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बताओ फटाफट। We must have solved which question? हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था कल? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? पेज नंबर बताओगे क्या बेटा? लेसन नंबर 20 था ना, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। Correct, it was lesson number 20 and we must have solved illustration 2. Okay. ध्यान रखना, आपके कल जो illustration 2 में है ना, मिस्टेक थी। मिस्टेक कहाँ पर थी? मिस्टेक थी बेसिकली इट वाज मिस्टेक की प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस नहीं किया था, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होना चाहिए। करेक्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होना चाहिए बेटा। ठीक है, आ जाओ illustration 3 पे आ जाओ। ईश्वर नहीं आया, ईश्वर, पाजी, दर्शन धोखा, ये सब दिखाई नहीं दे रहे। राहुल, दर्शन बोल रहा है कि मैं आया हूं सर, टेंशन मत लो। ओके बॉस, लेट्स स्टार्ट illustration 3। पाजी बोल रहा है प्रेजेंट सर। द बैलेंस शीट ऑफ R&R लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को और डाइजेस्ट करोगे, ठीक है ना? क्या लिखा है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच फुल्ली पेड। आपको नहीं लग रहा यहाँ पे दो कैटेगरी के शेयर्स हैं? एक कैटेगरी, मैं किस पे डिस्कशन कर रहा हूँ अभी फिलहाल? लेसन नंबर 20 पे डिस्कशन चल रहा है मेरा। डिस्कशन इज ऑन लेसन नंबर 20 और लेसन नंबर 20 जो आपके ICSI स्टडी मटेरियल का है, ICSI स्टडी मटेरियल एंड पेज नंबर है 551। अगर आपके पास ओल्ड स्टडी मटेरियल है तो ये देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि पेज नंबर डिफर हो, बट अदरवाइज न्यू स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको नहीं लग रहा है ये इलस्ट्रेशन 3 की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें दो कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स हैं? एक फुल्ली पेड है, एक क्या है? फुल्ली पेड है विच इज ऑफ ₹10, और एक क्या है? पार्टली पेड है ₹6। अग्रीड ऑन। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दे के रखी है, फिर फिक्स एसेट्स दिया है 24 लाख, अदर टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख, इनटेंजिबल एसेट्स जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 3 लाख, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ। एनीवन कैन टेल मी अबाउट दिस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर? ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये फिक्टिशियस एसेट है, कहीं पर लिख दो, नहीं समझ में आता है तो आपके वो स्टडी मटेरियल में अंडरलाइन करके लिख दो। अथर्व बोला नो सर फुल्ली पेड है। ओके 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 अथर्व, आई गॉट इट। अच्छा, ये शेयर ₹6 का ही है तो ये तो फुल्ली पेड है। करेक्ट अथर्व, थैंक यू वेरी मच। देखो, क्वेश्चन ध्यान से न रीड करने का ये नतीजा होता है अथर्व। वेरी वेरी गुड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आगे पढ़ा ही नहीं इसीलिए मैंने उसको पार्टली पेड मान लिया, लेकिन ऑलवेज क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। 90% काम तो क्वेश्चन रीड करने से ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लिया तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर प्रिपरेशंस थरो होती हैं तो क्वेश्चन रीड करने से ही 90-95% क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो ऑलवेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में नेवर गेट पैनिक। बहुत बार आता है ना तो भी हम पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक्साइट हो जाते हैं, पैनिक तो नहीं कहूँगा, एक्साइट हो जाते हैं।
तो एक्साइट होने की भी जरूरत नहीं, कूलनेस मेंटेन रखोगे और अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है। गुडविल दिया है 5 लाख, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 15 लाख, अदर टेंजिबल एसेट्स दिया है 5 लाख, इनटेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख, एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है इट इज नथिंग बट फिक्टिशियस एसेट। कौन सी एसेट होती है? फिक्टिशियस एसेट। लिख लो आप बेटा कहीं पे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट। अग्रीड ना? हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ू दोस्तों, ठीक है। अब हाँ ना में आंसर करो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो उसके बाद है फिक्स एसेट्स आर वर्थ 24 lakhs। बताओ फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी देके रखी है? फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी देके रखी है? बुक वैल्यू देके रखी है 15 lakhs, लेकिन उसको कितने पे रीवैल्यू कर रहे हैं? 24 lakhs। कल का क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए। अगर फिक्स एसेट्स में कोई रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसका डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन माइनस होता है, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन ऐड होता है। आज राहुल नहीं दिख रहा है, राहुल डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो इग्नोर करना, कभी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अज्यूम नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया क्या आपको? अदर टेंजिबल एसेट्स आर, क्या हो गया? अदर टेंजिबल एसेट्स आर क्या लिखा हुआ है? रिवैल्यूड एट 3 lakhs। बताओ अदर टेंजिबल एसेट्स कितना दिया हुआ है? कितना दिया है भाई? 5 lakhs दिया हुआ है, तो क्या अदर टेंजिबल एसेट्स क्या 3 lakhs पे आ जाएगा क्या आपका? आगे क्या लिखा है? द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेटल द डिस्प्यूटेड बोनस क्लेम ऑफ रुपीज 1 lakh नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स। मुझे बताओ इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को 1 लाख का बोनस क्लेम देना है, जो हो सकता है डिस्प्यूटेड था और कोर्ट में केस चल रहा था। तो कोर्ट में केस चल रहा था तो कंपनी कोर्ट में केस हार गई, तो अब बोनस पे करना पड़ेगा। और वो 1 लाख को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा था, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ पे करना पड़ेगा, तो ये तो पे करने की लायबिलिटी हो गई ना। तो नहीं लग रहा है कि आपकी लायबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएगा? अग्रीड? आपकी लायबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए इंक्रीज होगा कि नहीं होगा दोस्तों? जब आप नेट एसेट्स फाइंड करने जाओगे या कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने जाओगे तो लायबिलिटीज में इसको भी तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी ना, रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि पे करना है। अब ये लायबिलिटी सर्टेन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा आपको यहाँ पे? चलो गुड। डाउट है तो पूछोगे बधनाधर। गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज परचेज गुडविल। It is considered reasonable to increase the value of goodwill by an amount equal to average of the book value and valuation made at 3 years purchase of average super profits of last 4 years। क्या लिखा हुआ है कि it is considered reasonable to increase the value of goodwill by an amount equal to average of book value। मतलब हमें जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करनी है। बताओ जो क्वेश्चन में गुडविल दी है उसकी वैल्यू है कितनी मेरे प्यारे बच्चों? जो क्वेश्चन में गुडविल दी है, बुक वैल्यू जो दी है वो क्या 5 lakhs है? इसको इंक्रीज करना है। इसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कितने अमाउंट से इंक्रीज करना है? तो बाय एन अमाउंट इक्वल टू एवरेज ऑफ बुक वैल्यू प्लस वैल्यूएशन मेड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। मतलब आपकी जो बुक वैल्यू वाली जो गुडविल दी है ना, ये 5 lakhs प्लस क्या करना है आपको? गुडविल कैलकुलेट करनी है। और कौन सी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये जो आएगा उसका क्या लेना है? एवरेज लेना है। तो इसका एवरेज लेने से जो वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड कर देना है। रिपीट कर रहा हूं, 5 lakhs बुक वैल्यू है प्लस सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या लेना है? एवरेज लेना है। इसका जो भी आंसर आएगा ये 5 lakhs में क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है ये न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी? आप अक्षर घुसी होने के तो चाले છે कंप्रेशन में। हाँ लेक्चर चल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस वापस। गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज परचेज गुडविल। याद करो हमने एज 26 में कुछ पढ़ा था। एज 26 कौन सी गुडविल को रिकॉग्नाइज करता है एज एन इंटेंजिबल एसेट्स? कौन सी गुडविल को रिकॉग्नाइज करता है एज एन इंटेंजिबल एसेट्स? क्या वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज करता है कि परचेज गुडविल को रिकॉग्नाइज करता है? बेटा वो परचेज गुडविल को रिकॉग्नाइज करता है एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि परचेज गुडविल की कॉस्ट मेजर हो सकती है। अब ये जो गुडविल परचेज की है ना उसका भी रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो इंक्रीज कैसे होनी चाहिए? तो क्या लिखा हुआ है? एन अमाउंट इक्वल टू
एवरेज ऑफ, एवरेज किसका, एवरेज किसका, बुक वैल्यू का, प्लस एंड का मतलब क्या होता है, प्लस वैल्यूएशन मेड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, मतलब 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से उसकी वैल्यूएशन करनी है और उसका क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने के लिए क्या डिवाइड बाय 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये करने से आपको नहीं लगता है एक वैल्यू मिलेगी, वो 5 lakhs में ऐड करेंगे तो क्या हमें न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगी। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। पल को मैंने पानी आप दे, कोई दिक्कत, हाँ ना में बोलोगे आंसर तो मैं आगे बढ़ू दोस्तों। सभी बच्चे बताओगे, किसको डाउट है तो पूछोगे बेटा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाँ ही बोलना है आपको, ठीक है ना। एक बार बताओ, ओके। भाई मैंने 3 बार और ऑलरेडी बता दिया। अथर्व सुन मेरी बात ध्यान से, इट इज कंसिडर्ड रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब जो गुडविल की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी है उसको इंक्रीज करना है। क्वेश्चन कह रहा है कितने से इंक्रीज करना है, तो एन अमाउंट इक्वल टू एवरेज ऑफ बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू वाली जो गुडविल है वो, प्लस एंड का मतलब होता है प्लस वैल्यूएशन करो 3 इयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट से, ये वैल्यूएशन करने के बाद जो भी आएगा उसका क्या लेना है, एवरेज लेना है, और वो जो वैल्यू आएगी उसको किस में ऐड कर दोगे, 5 lakhs में ऐड कर दोगे। अब बता अथर्व, कोई दिक्कत है तो पूछ। अथर्व गायकवाड़ समझ में आया क्या, ठीक है। बाकी बच्चों को हाँ ना में आंसर तो करे, 2-3 जन आंसर कर रहे हैं नलायको, हाँ ना में आंसर तो करो। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्या लिखा हुआ है। आपके पास फिर तो क्या सारी इंफॉर्मेशन दी है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स रेट्स वर एज फॉलोज। आपके पास 2014 का पैट दे दिया है, डिविडेंड दिया है, 15 का पैट दिया है, डिविडेंड दिया है, 16 का पैट दिया है, डिविडेंड दिया है, 17 का पैट दिया है, डिविडेंड दिया है। नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस इन द इंडस्ट्री टू विच कंपनी बिलोंग्स इज 10%। व्हाट डू यू थिंक, ये इन्फॉर्मेशन किस बात की है, ये इन्फॉर्मेशन तो एनआरआर की है। तो बताओ एनआरआर कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, अकबर होल्ड्स 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 6 ईच फुल्ली पेड। ही वांट्स टू सेल अवे हिज होल्डिंग, उसको अपनी होल्डिंग को बेचना है। डिटरमाइन द ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ शेयर्स। आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। What should be the fair value of shares if controlling interest being sold? What should be the fair value of shares if controlling interest being sold? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि ब्रेकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है। ब्रेकअप वैल्यू का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सा मतलब, क्या मतलब होता है बेटा उसका, इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 ये फाइंड करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या फाइंड करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। बात समझ में आ गई क्या। दूसरा क्या फाइंड करना है, उसकी मार्केट वैल्यू। क्या फाइंड करना है बेटा, उसकी मार्केट वैल्यू। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। डिटरमाइन द ब्रेकअप वैल्यू, अरे ब्रेकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। और दूसरी क्या फाइंड करनी है, उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। और मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, या तो अर्निंग यील्ड मेथड, या तो कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड। पहले मुझे बताओ, जो क्वेश्चन आपसे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या ये समझ में आ रही है क्या। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको ब्रेकअप वैल्यू फाइंड करना है। और ब्रेकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए या तो अर्निंग यील्ड अप्लाई कर दो, या तो डिविडेंड यील्ड अप्लाई कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोग डिविडेंड यील्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें अर्निंग यील्ड ही अप्लाई करना होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि डिटरमाइन द ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ शेयर्स। हमारे पास 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, एक तो 10 रुपीज फुल्ली पेड अप वाला है, एक तो 6 रुपीज फुल्ली पेड अप वाला है। करेक्ट है, एक 10 रुपीज फुल्ली पेड अप वाला है, एक 6 रुपीज फुल्ली पेड अप वाला है। तो हमें दोनों की क्या फाइंड करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दोनों की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। मार्केट वैल्यू दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, अर्निंग यील्ड या तो डिविडेंड यील्ड। लेकिन हम यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है
सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बीइंग सोल्ड। मतलब नेक्स्ट फाइंड करना है हमें फेयर वैल्यू। क्या फाइंड करना है? फेयर वैल्यू। तो बताओ फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू। और मार्केट वैल्यू क्या हमें कोई यील्ड वैल्यू दे देगा क्या? और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन हमें यील्ड, हमें जो आई वुड रादर से यील्ड वैल्यूएशन करना है, ये यील्ड वैल्यूएशन अर्निंग यील्ड से करेंगे कि डिविडेंड यील्ड से करेंगे? दैट इज क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा हम अर्निंग यील्ड से करेंगे। सर क्यों क्यों अर्निंग यील्ड से करेंगे? क्योंकि आपके पास जो फेयर वैल्यू डिमांड की गई है वो कंट्रोलिंग शेयर्स की डिमांड, कंट्रोलिंग शेयर्स अगर बीइंग सोल्ड, तो कंट्रोलिंग शेयर्स अगर बीइंग सोल्ड तो कितना होगा? कंट्रोलिंग शेयर्स का मतलब होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी शेयर्स मतलब मोर देन 50% शेयर्स। और बेटा एक बात ऑलवेज याद रखना, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स अक्वायर करती है तो उसका इंटरेस्ट जो होगा ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसकी अर्निंग होगा, नहीं कि डिविडेंड। मैंने ये रेगुलर लेक्चर्स में भी बोला हुआ है और 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कराया बेटा उस पर। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए इस पे। अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के जब मेजोरिटी शेयर्स अक्वायर करते हैं, आप कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ ना, आप बीइंग अ कंपनी, अगर आपकी एक कंपनी है, आप दूसरी कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स अक्वायर करोगे तो क्या छोटी मोटी डिविडेंड में आपका इंटरेस्ट होगा कि उसकी अर्निंग में आपका इंटरेस्ट होगा? ऑफकोर्स अर्निंग में आपका इंटरेस्ट होगा बेटा। तो बात वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कंट्रोलिंग शेयर्स बीइंग सोल्ड या परचेज्ड हैं तो ऑलवेज कौन सी मेथड अप्लाई करना? अर्निंग यील्ड अप्लाई करना। लेकिन अगर इंटरेस्ट डिविडेंड में है कि मतलब उसकी डिविडेंड की इनकम में इंटरेस्ट है, हमें उनकी अर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है, हम मेजोरिटी स्टेक परचेज नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्मॉल शेयर्स परचेज कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन में मेरे दोस्तों हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? डिविडेंड यील्ड मेथड अप्लाई करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई है तो धनाधन सब बच्चे हाँ बोलेंगे, नहीं समझ में आए तो ना बोलोगे फास्ट। इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से, यू प्लीज से यस, and if you don't please say no. Okay. मुझे बताओगे? ये बात हो गई, बस बात खत्म करो। बताओ आप ब्रेकअप वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करोगे? बताओ धनाधन कैसे फाइंड करेंगे बेटा फास्ट। अच्छा एक मिनट मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद आप दिमाग लगाना। ये एग्जांपल को विद गिवन एग्जांपल्स रिलेट मत करो, रिलेट नहीं करोगे, ठीक है ना? ये एग्जांपल्स को गिवन एग्जांपल के साथ रिलेट नहीं करोगे, अग्रीड? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 रुपीज, यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख। यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस है 20,000। रिजर्व सरप्लस कितना है? 20,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज है, क्या लिखे? 120 ना, तो 180। कितना लिख रहा हूँ? 180। तो बताओ टोटल कितना हो गया? चलो करंट लाइबिलिटीज भी लिख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपीज। इसका टोटल कितना आ गया जरा देखोगे एक बार? 1 2 3 4 लैक्स। कितना हो गया ये? 4 लैक्स। और यहाँ पे बहुत सारी एसेट्स हैं, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, कैश है, सब कुछ मिला के टोटल कितना हो गया? 4 लैक्स। कितना हो गया? 4 लैक्स। सब कुछ है बेटा, यहाँ मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फिर यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ पे डेटर्स हैं, यहाँ पे कैश है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? कैश। आप में से कोई मुझे इसकी नेट एसेट फाइंड करके दे सकता है? एनीवन कैन फाइंड द नेट एसेट और एनीवन कैन फाइंड द intrinsic value of shares? Anyone can find the intrinsic value of shares? प्लीज, मैंने क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्तों। Anyone can find the intrinsic value of the shares? बच्चे आते और भाग जाते हैं, इन नलायकों को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्या? चलो ठीक है, जो आते हो अच्छी बात है। बताओ फटाफट। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हो क्या मेरे बच्चों? अगर कर सकते हो तो बताओ कितना होगा? क्या यार, ये इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? पाजी ने बताया 12 रुपीज। बाकी सब बच्चों का कहना क्या है? क्या करेंगे? पहले एसेट्स कितनी है आपके पास? 4 लैक्स। क्या उसमें से थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज माइनस करोगे क्या? और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कितनी आएगी?
2,80,000। अगर प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस भी माइनस करते दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताओ रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, तो बचेगा कितना? 1,20,000। इसे क्या कहेंगे? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिवाइड किससे करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 10,000 है। तो बताओ 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे, करेक्ट ना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आगे दोस्तों? क्या 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो क्या 10,000 होगा कि नहीं होगा? तो यू टेल मी फटाफट, कितना आएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर? का 12 रुपीज आ जाएगा क्या? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, हाँ ना में आंसर करो धनाधन। समझ में आ गया क्या आपको ये? ओके। उसके बाद मुझे बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने का एक और तरीका बोल रहा हूं मैंने। देखो क्या 1,20,000 रुपीज क्या नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है? उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1,00,000 से। किससे डिवाइड कर दिया? 1,00,000 से। और ये 1,00,000 रुपीज क्या है? ये 1,00,000 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये 1,00,000 रुपीज क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है। मैंने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड न करके, मैंने नंबर ऑफ, यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड किया था? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया था। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड न करके मैंने डिवाइड कर दिया उसको इक्विटी शेयर कैपिटल से। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपीज है। जरा कैलसी पे डिवाइड करके बताओगे कितना आ रहा है? 1,20,000 को 1,00,000 से डिवाइड करके बताओगे कितना आ रहा है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1,00,000। बताओ कितना आ रहा है? 1.2 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है आपका? 1.2। मुझे बताओ ये 1.2 जो है वो क्या है? ये 1.2 जो है वो क्या है? देखो ऐसे देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं। मैं कह सकता हूं 1,00,000 रुपये की नेट एसेट्स 1,20,000 है। 1,00,000 रुपीज की नेट एसेट्स 1,20,000 है, मैं बोल सकता हूं। तो 1 रुपी पे नेट एसेट्स कितनी होगी? मैंने ये जो बोला है ये ध्यान से सुनोगे। मैंने ये बोला, क्या ये जो नेट एसेट है 1,20,000 ये किसको बिलोंग करती है? ये इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है? पाजी यू आर करेक्ट। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है? 1,00,000 रुपीज का है। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड अगर 1,00,000 रुपीज का है तो मुझे सोच के बताओगे, आंसर करके बताओगे मुझे, क्या 1,00,000 पे 1,00,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल पे क्या 1,20,000 की नेट एसेट है? तो 1 रुपी पे कितना होगा? 1 रुपी पे एक्स। तो बताओ 1 रुपये पे नेट एसेट कितनी आएगी? तो बताओ 1 रुपये की नेट एसेट्स क्या 1 रुपया 20 पैसा होगी? इस पे किसी को दिक्कत? जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, ये रहा, ये क्वेश्चन में जो इक्विटी शेयर्स है बताओ उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपया है। मतलब ये जो इक्विटी शेयर्स हैं उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया। उसका मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर इसको काउंट करोगे तो ये 10 रुपया हुआ ना। ऐसे लिखता हूं, ये शेयर्स है मान के चलो। क्या है ये बेटा? ये फिजिकल सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट है। और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है। 1 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 कितनी बार लिखा देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, मैंने उसको 10 बार लिख दिया। कितनी बार लिखा मैंने उसको? 10 बार लिखा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे बताओ क्या इसकी 10 रुपया वैल्यू, एक एक को ऐड करोगे तो 10 रुपया वैल्यू हो जाएगी क्या? बताओ हर 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? हर 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या 1 रुपया 20 पैसा है? हर 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1 रुपया 20 पैसा। हर 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी? 1 रुपया 20 पैसा। ऐसे ऐड करोगे, ऐसे ऐड करोगे, ऐसे ऐड करोगे तो क्या ये 12 रुपया मिल जाएगा क्या आपको? ऐसे ऐड करोगे तो क्या ये 12 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 12 रुपीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? जरा हाँ करोगे। थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, समझ में आना जरूरी है। अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करता हूं, बात तो वही कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 12 रुपीज आ जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, तो 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी।
कितने की मिलेगी? 1 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। बताओ 1 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई थी? 1 रुपया 20 पैसा। तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपया है। तो देखो ना, ऐसे भी इक्वेशन बन सकता है। 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 1 रुपया 20 पैसा है तो 10 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? एक्स। अग्रीड। इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय दिस करो, तो क्या आ जाएगा? 12 रुपीज आ जाएगा क्या? और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या 10 रुपया है क्या? तो बताओ पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 रुपया होगी कि नहीं होगी? समझ में आया? तो धनाधन सारे बच्चों का हाँ आना चाहिए, अदरवाइज मैं डांटूंगा आपको, अदरवाइज मेरी डांट खाओगे। फटाफट बोलो हाँ। सब बच्चे हाँ बोलेंगे। नहीं समझ में तो डाउट पूछोगे। ये बच्चे आंसर ही नहीं करते हैं, गजब है बच्चे। बच्चे है ही नहीं तो कहां से आंसर करेंगे? भाग्य लगते हैं। मैं ऐसे ही डांट रहा हूं। हाँ पाजी दर्शन समझ में आया कि नहीं आया? चलो ओके। अब मुझे बताओ। ओके ये क्वेश्चन में क्या करोगे? क्या नेट एसेट इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या नेट एसेट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर पाओगे आप? ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं ना, इलस्ट्रेशन 3 जो दिया है, वहां पे हम नेट एसेट तो फाइंड करेंगे, करेक्ट है, लेकिन जो नेट एसेट आएगी, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, क्या उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 2 लाख, 2 लाख है। कितने हैं? 2 लाख है। अब डिवाइड बाय जो भी नेट एसेट आएगी उसको 2 लाख से डिवाइड नहीं कर पाओगे। आप उसको 2 लाख से डिवाइड नहीं कर पाओगे। पाजी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी नेट एसेट आएगी, जो भी नेट एसेट आएगी, करेक्ट पाजी, जो भी नेट एसेट आएगी उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं कर पाओगे। न करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि दोनों शेयर्स की पेड अप वैल्यू अलग अलग है। अगर आपने 2 लाख से डिवाइड कर दिया तो ये काम गलत हो जाएगा। अगर दोनों शेयर्स की पेड अप वैल्यू एक होती तो 2 लाख से डिवाइड करना लॉजिकल था, 2 लाख से डिवाइड करना लॉजिकल था, लेकिन दोनों शेयर्स की फेस वैल्यू अलग अलग है। तो ये सिचुएशन में जो आप डिवाइड करोगे वो किससे डिवाइड करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करोगे। नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बता दर्शन, दर्शन तूने कहा कि अलग अलग करके कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक करके कर सकते हैं तो स्मार्ट वर्क क्यों ना करें? इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी क्या? बोल दर्शन। तो 10 रुपए की फाइंड कर लो, 6 रुपए की फाइंड कर लो, 1 रुपये की इतनी। तो क्या 6 रुपए की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दर्शन बताओ मुझे पहले। अग्रीड ना दर्शन तू? हाँ क्लास में एक एक क्वेश्चन नहीं, वो जो क्वेश्चन किया था ना वो भी एक अलग क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था बेटा। वो क्वेश्चन भी डिस्कस, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन है, मैं करता हूँ डिस्कस उस पे भी। हाँ तो आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो ये क्वेश्चन को एक्सक्लूसिवली इसीलिए याद रखना क्योंकि दोनों की पेड अप वैल्यू अलग अलग है। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। चलो इस बात से सभी लोग अग्रीड है। तो फटाफट पहले मुझे है ना नेट एसेट फाइंड करके बताओ फास्ट। नेट एसेट कितनी आएगी धनाधन? नेट एसेट कितनी आएगी बोलो फास्ट। आप फाइंड करो, मैं जरा पानी की बोतल लेके आया। फास्ट फाइंड करके बताओ दोस्तों। नेट एसेट फाइंड करके बताओ दोस्तों। अब नेट एसेट फाइंड करना तो मुझे सिखाना नहीं चाहिए ना, कि डांटना चाहिए मुझे आपको? हाँ सर डांटो हमें। पहले गुडविल करेंगे तो नेट एसेट आएगी। तो करो ना दर्शन, मैंने कहा मना किया भाई, मैंने कहा रोका तुझे बेटा? कर तो निकाल गुडविल, क्या दिक्कत है बेटा? गुडविल ऑलरेडी जो है उसमें कुछ ऐड करना है भाई, करेक्ट ना? ऑलरेडी 5 लाख की गुडविल है, वो भी तो रखनी है, उसको भी, उसको इंक्रीज करना, उसको रिवैल्यू कर रहा है।
क्योंकि जनरली गुडविल रिवैल्यू होती नहीं है, ऐसा बोलना गलत वर्ड हो जाएगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप कभी रिवैल्यू नहीं कर सकते। याद आ रहा है, मैंने सिखाया था ये भी, रिवैल्यू बोलना गलत हो जाए। अरे दोस्तों कितना सिंपल है यार। पहले गुडविल की वैल्यूएशन कर लो, चलो फटाफट। तो बताओ गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करोगे? और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए सुपर प्रॉफिट अप्लाई करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बोल दो? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट ना? माइनस क्या होगा आपका? गजब बच्चे, बहुत गजब है यार, भाग जाते हैं, लेक्चर देखते ही नहीं है नलायक लोग, सही में डांट खाने वाले हो गए। तो बताओ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है क्वेश्चन, हम कर लेंगे। बताओ नेट प्रॉफिट, अरे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। अग्रीड ना? हाँ सर अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे तो याद रखना, सिखाया है, गुडविल कंसीडर करते नहीं है, गुडविल कंसीडर करते नहीं है, वी नेवर कंसीडर गुडविल। जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं हम गुडविल कंसीडर करते नहीं है। याद आ रहा है क्या आपको? क्यों कंसीडर करते नहीं है? क्योंकि गुडविल को तो हम सेपरेटली कैलकुलेट करने वाले, गुडविल को तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की गुडविल को कंसीडर करते। कहीं पे लिख दो, while calculating capital employed we never consider goodwill appear in the balance sheet या goodwill appear in the books of accounts। कहीं पे लिख दो, लॉजिक को छोड़ो, लॉजिक की ऐसी की तैसी। पहले गुडविल करेंगे तो नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ तो बताओ फिक्स एसेट्स कितना लिखोगे? धनाधन बताओ फिक्स एसेट, हाँ, और एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू लिखना, मार्केट वैल्यू लिखना, न कि उसकी आप बुक वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना? तो मुझे बताओगे अदर टेंजिबल एसेट्स कितना दिया हुआ है? फटाफट बताओ कितना दिया हुआ है? 3 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स कितना दिया हुआ है? 3 लाख। बेटा गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स में डिफरेंस है, अब एज 26 के बाद समझ में आना चाहिए, ठीक है? हाँ तो बताओ ये हो गया, तो ये टोटल मिला के कितना? और कोई एसेट्स दिख रही है क्या आपको? अरे मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर कंसीडर मत कर देना, क्योंकि वो तो फिक्टिशियस एसेट है। करेक्ट ना? वो तो कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस एसेट है, तो उसे कंसीडर मत कर बैठना। तो बताओ ये कितना हो गया? 30 लाख। जब लाइबिलिटीज माइनस करो तो वो बोनस वाली लाइबिलिटी को इग्नोर मत करना। बोनस वाली लाइबिलिटी थी ना जो रिकॉर्डेड नहीं थी, उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। और चेक करो आपके पास बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज दी है, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दी हैं, क्या वो 10 लाख की लाइबिलिटीज हैं क्या? और दूसरी कौन सी लाइबिलिटीज माइनस करोगे? बोनस वाली। यू ऑल अग्रीड विद दिस? इसमें कोई डाउट नहीं सर, समझ में आ गया। 30 लाख डिप्रिसिएशन होगा, लेकिन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया ना दोस्त, और डिप्रिसिएशन यहाँ पे तो नहीं आएगा ना पाजी, वो तो जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब आएगा। वो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में नहीं आता है ना पाजी, वो तो जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिसिएशन कहां पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो डिप्रिसिएशन की इंपैक्ट तो किस पे आने वाली है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली है। करेक्ट पाजी? ओके बताओ फटाफट लेस करके कितना आया? 19 लाख। कितना आ गया? 19 लाख। इसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर करके। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 19 लाख, और हमें एनआरआर कितना दिया हुआ है? 10%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाता? 1,90,000। कितना हो जाता आपका? 1,90,000। दिस वुड बी योर नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट है? हाँ, हमने अगर आपने ध्यान से देखा होगा रेगुलर लेक्चर को, तो हमने जनरली सारे क्वेश्चंस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही कैलकुलेट किए हुए। मतलब जहां पर भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, तो हमने 99% केस में कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कंसीडर किया। सर आपने कैसे मान लिया ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है? मेरे बच्चों, हमने ये जो वैल्यूज ली है, क्या ये बैलेंस शीट की वैल्यूज ली है? तो बैलेंस शीट कब बनती है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एंड ऑफ द ईयर में?
एंड ऑफ द ईयर में बनती है, तो बताओ ये सारी वैल्यूज भी कौन सी होगी? आपको नहीं लगता ये सारी वैल्यूज क्लोजिंग वैल्यूज होगी? तो आपकी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी कौन सा होगा? आपको नहीं लगता ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा? बोलो हाँ या ना। आप थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे दोस्तों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे तो अगर ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे बच्चों, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कोर्स कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका स्टडी मटेरियल आपका ही स्टडी मटेरियल है भाई, हमारी इंस्टीट्यूट है, पता है वो स्टडी मटेरियल का ड्राफ्टिंग कैसे करती है? वो ऐसे करती है कि जैसे सामने वाला बच्चा पागल बन जाए। बहुत सारे टॉपिक्स में तो उन्होंने सीधा है ना विकिपीडिया कॉपी पेस्ट किया, विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट किया। उन्होंने यहां पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड न लेके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया हुआ है। कौन सा लिया हुआ है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया हुआ है, और उसकी कोई भी नोट, उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, उसकी कोई भी नोट, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, नो जस्टिफिकेशन गिवन, एंड दे हैव कंसीडर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन ये एवरेज तो है नहीं ना, ये तो क्लोजिंग है। तो बताओ क्लोजिंग से एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हो? मैंने सिखाया है एक क्वेश्चन में, आपको रेगुलर बैच में एक क्वेश्चन में सिखाया है मैंने कि आप क्लोजिंग से एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हो। कोई बता पाएगा क्लोजिंग से एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हो? मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारी स्टडी मटेरियल ने 19 लाख मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर नहीं किया है मेरे बच्चों, उन्होंने कंसीडर किया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? करेक्ट। नहीं 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 नहीं, लेकिन ओपनिंग नहीं है ना कोमल, वेयर इज द ओपनिंग? ओपनिंग तो दिया नहीं है, तो ओपनिंग दिया नहीं है तो कैसे होगा ना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2? अदरवाइज दिस इज करेक्ट, योर फॉर्मूला इज करेक्ट, योर लॉजिक इज करेक्ट। सी लिसन मी केयरफुली नाउ। मान के चलो ओपनिंग में 10 लाख की कैपिटल है, मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, इसके साथ रिलेट मत करना, ये एग्जांपल को गिवन एग्जांपल के साथ रिलेट मत करना। और आपका ये दिया हुआ है 20 लाख, करेक्ट? चलो 20 लाख नहीं लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं कह रहा हूं ये 15 लाख है। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, 1 अप्रैल 2019। बताओ ये क्या होगा 31 मार्च 2020? बताओ क्या आपको नहीं लगता है इसे हम ओपनिंग कैपिटल के नाम से बुला सकते हैं? कौन से नाम से बुला सकते हैं? दर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट दर्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या इसे हम क्लोजिंग कैपिटल के नाम से बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? हाँ सर बुला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस है, आपको नहीं लगता है वो 5 लाख का डिफरेंस, ये 5 लाख का जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट होगा करंट ईयर का? आप क्या कर रहे थे, कैपिटल में क्या नेट प्रॉफिट ऐड करोगे? ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या क्लोजिंग कैपिटल मिलती है कि नहीं मिलती? बैलेंस शीट पे कैसे लिखते थे? आप बैलेंस शीट बनाते थे ना पहले, बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्या आप यहाँ पे कैपिटल लिखते थे कि नहीं लिखते थे इनर कॉलम में? तो इनर कॉलम में जो कैपिटल लिखते थे वो ओपनिंग कैपिटल होती थी, और उसमें क्या ऐड करते थे? उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। तो आउटर कॉलम में जो कैपिटल आती थी उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते थे। क्या कहते थे उसे? क्लोजिंग कैपिटल कहते थे। आप मेरी बात से अग्रीड हो? हाँ अग्रीड हो। अगर इसका मुझे एवरेज फाइंड करना है ना तो इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ओपनिंग भी पता है कितना है, ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग कितना है 15 लाख, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, तो कोमल जो तूने कहा था उससे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ ना जरा? 25 लाख। तो क्या ये 12.5 लाख आएगा क्या? चेक करके बताओ। और इसे हम क्या कहेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बट दिस फॉर्मूला we can apply this formula, we can apply this is possible only when opening capital is available. But my question is this, opening capital is missing, आपके पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लोजिंग कैपिटल में से करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ माइनस कर दो। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना। एवरेज फाइंड करना है, एवरेज इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स।
बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है 15 lakhs माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स कितना है 5 lakhs। क्या करंट ईयर का प्रॉफिट 5 lakhs है, उसका हाफ माइनस करो तो बताओ 15 lakhs में से कितना माइनस होगा 2.5 lakhs। तो डोंट यू थिंक दैट ये 12.5 lakhs आ गया? कितना आ गया 12.5 lakhs? मैंने जो बकवास किया ये समझ में आया तो मुझे हाँ बोलो कि मैं एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू आइटम्स यू कैन फाइंड, यू वुड बी एबल टू फाइंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे फाइंड कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल में से करंट ईयर का हाफ प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तभी कैलकुलेट करते हैं जब क्वेश्चन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन यहां पे न क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है, अदरवाइज इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में उन्होंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया हुआ है। तो मुझे बताओ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपके क्वेश्चन में? तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों? क्या 19 lakhs आया था? और चेक करके बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। देखो बैलेंस शीट की डेट देख लो पहले, उससे समझ में आ जाएगा करंट ईयर कौन सा है। पहले बैलेंस शीट की डेट देख लो, उससे करंट ईयर समझ में आ जाएगा कौन सा है करंट ईयर। चेक दी बैलेंस शीट डेट, उससे करंट ईयर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो करंट ईयर 2017 है, तो बताओ आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ चुका है। बताइए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया हुआ है? 17 lakhs, करेक्ट है। उसमें से क्या माइनस करना है? हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब 2017 आपको नहीं लग रहा है करंट ईयर का प्रॉफिट है? आई एम सॉरी 2017 आपको नहीं लग रहा है करंट ईयर है? और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4.1 दिया हुआ है। उसमें से 1 लाख बोनस का भी माइनस करेंगे ना। जो बोनस पे करना है, जो बोनस पे करना है ये एक एक्सपेंस भी तो है और वो पे करने की लायबिलिटी है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बोनस पे करेंगे, एम्प्लॉय को सैलरी दो, बोनस दो, तो इट्स एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो डोंट यू थिंक दैट कि वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, और वो पे करने की लायबिलिटी भी है, इसीलिए लायबिलिटी में भी ऐड कर दिया क्योंकि वो पे हुआ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन की टेक्निकलिटीज इतनी स्ट्रांग है ना, धीरे धीरे करके एक एक बच्चा कम होता है। आई होप सो कि एटलीस्ट 2 जन तो मेंटेन रहे, मैं और एक बच्चा, ठीक है ना? ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 1 जन तो चाहिए पढ़ाने के लिए दोस्तों। हाँ करेक्ट है भाई राहुल, एकदम करेक्ट है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो 19 lakhs है ना, मैंने गलती से 17 lakhs लिखा। कितना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? राहुल बोल रहा है मैं रहूंगा, कोई रहे ना रहे मैं रहूंगा। वेरी गुड राहुल, बाकी सब बच्चे भागे गए। चलो बताओ तो ये कैसे आएगा? 4.1 में से 1 माइनस करो और उसका हाफ, 4.1 माइनस 1 करो और उसका हाफ, बताओ कितना होगा? 1.55। तो ये 1.55 माइनस कर दिया तो बताओ कितना आया बेटा? ये फटाफट बताओ कितना आया। 19 माइनस 1.55 तो 17.45। क्या आपको नहीं लगता ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया? मैंने कहा इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी, इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी होती है तभी जाके आपके लेवल पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। आइडियली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही करेक्ट है, लेकिन हमने, अच्छा एक बार बोनस की मैंने राहुल बेटा एम्प्लॉय को सैलरी देंगे या एम्प्लॉय को बोनस देंगे तो ये तो एक्सपेंस है ना बेटा। एम्प्लॉय को सैलरी देगा तो क्या क्या डिक्रीज होता है? प्रॉफिट डिक्रीज होता है बेटा। उसी तरह से एम्प्लॉय को बोनस दे तो क्या डिक्रीज होगा? प्रॉफिट डिक्रीज होगा बेटा। तो तुझे नहीं लग रहा है प्रॉफिट कम करना चाहिए, करंट ईयर का प्रॉफिट कम करना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर में लायबिलिटी आ गई थी? बता राहुल। राहुल समझा कि नहीं समझा?